हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट बेसिक्स एमसीक्यू और उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, लेखांकन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजिंग ऑफ एक्टिविटीज, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर सेलिंग ऑफ गुड्स। तो हमारा राइट आंसर होगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी। अकाउंटिंग का सबसे पहला और मुख्य काम है ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, यानी जो भी बिजनेस में मनी से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि खरीदना हो गया, सेलिंग करना हो गया, सैलरी देना हो गया, रेंट देना हो गया, सबको सिस्टमेटिकली लिखना। बिना रिकॉर्डिंग के ना एनालिसिस होगा और ना प्रॉफिट निकलेगा और ना ही टैक्स बन पाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है पे टू पे टैक्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन या टू एडवर्टाइज बिजनेस। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। अकाउंटिंग का फाइनल गोल होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ताकि जो ऑनर है वो डिसीजन ले सके, बैंक लोन उसको दे सके और गवर्नमेंट टैक्स ले सके, इसलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग का अर्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स, डिसीजन मेकिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या एनालिसिस ऑफ डेटा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो वित्तीय लेन देन है उनको लिखना, रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग केवल लिखने का काम नहीं है, जैसे कैश रिसीव, गुड परचेज, सैलरी पेड, यह अकाउंटिंग का सब पार्ट है ना, ये अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। जो भी लिखने का काम है वो सारा इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच पार्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला चरण कौन सा है? समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रिटेशन या क्लासिफाइंग। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट काम कौन सा है? रिकॉर्डिंग, है ना। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट काम है, पहला चरण क्या है? वो है रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा यहाँ पे। अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, देन इंटरप्रिटेशन आता है। पहले लिखेंगे, नहीं तो आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस इज कॉल्ड, अगर कोई व्यक्ति है जो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं या फिर डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोप्राइटर बोलेंगे, स्वामी बोलेंगे, ओनर बोलेंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। जो पैसा लगाता है, रिस्क उठाता है, प्रॉफिट या लॉस उसी का होता है ना। तो वो कौन होता है? वो होता है मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इज ए, जो मालिक पूंजी लगाता है बिजनेस में, वो होती है क्या? होती है एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं क्या, या इनकम होती है, या लायबिलिटी होती है, या फिर पूंजी होती है? तो वो क्या होती है? वो होती है कैपिटल, पूंजी होती है वो। बिजनेस के लिए ओनर का पैसा कैपिटल होता है, बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी भी मानी जाती है क्योंकि बिजनेस को वापस देना होता है ना। तो मेनली हम क्या लेके चलेंगे? कैपिटल। राइट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। परचेज ऑफ गुड्स रीसेल इज ट्रीटेड एज, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, पुनः बिक्री हेतु माल की खरीद मानी जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर लॉस। तो क्या माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो रोज के खर्चे हो, माल को खरीदना ताकि बेच सको उसको, तो ये क्या है? डेली की एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज ए, जो पुराना फर्नीचर है उसको बेचना, क्या है ये? उससे क्या होता है? रेवेन्यू रिसीव होता है, कैपिटल रिसीव होता है, एक्सपेंस या फिर लायबिलिटी, क्या होगा उससे? उससे होता है कैपिटल, कैपिटल प्राप्ति होती है, कैपिटल मिलता है उससे। तो फर्नीचर क्या है? एक फिक्स एसेट है ना। फिक्स एसेट बेचने से जो पैसा मिलता है उससे कैपिटल रिसीव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल अकाउंट, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, राम अकाउंट या
सैलरी अकाउंट। तो जो खाता पर्सन से रिलेटेड हो, है ना, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तो हमारा कौन सा है इसमें से, राम अकाउंट, तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। जिस खाते में किसी व्यक्ति का नाम हो उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये सभी क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये क्या है, एक गोल्डन रूल होता है अकाउंटिंग का, उसी का पार्ट है। नॉमिनल अकाउंट का है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो प्राप्त करने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करने का नियम क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट का रियल रूल है। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, पर्सनल अकाउंट का रूल होगा ये, कि जो प्राप्त करने वाला होता है उसको डेबिट कर देते हैं, और जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। जैसे राम से पैसा लिया तो राम डेबिट, और राम को पैसा दिया अगर तो राम क्रेडिट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। बिजनेस में अगर कुछ आ रहा है ना, जो आए उसको डेबिट करेंगे, और जो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। ये किसका रूल है, नॉमिनल अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट का है, रियल अकाउंट का है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये रूल है हमारा रियल अकाउंट का। ऑप्शन सी, वास्तविक खाता जो होता है उसका है। रियल अकाउंट क्या होती है, एसेट्स होती हैं। तो कैश अगर आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और कैश जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी खर्चे हो रहे हैं और जो भी लॉस, हानियां हो रही हैं, उनको डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम जो भी हो रही हैं उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और जो गेन हो रहे हैं, प्राप्तियां जो हो रही हैं, उनको भी हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये किस रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड होगा नॉमिनल अकाउंट से, है ना। ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र जो खाता होता है उससे रिलेटेड होता है ये। नॉमिनल अकाउंट में इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस, गेन लिखे जाते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इनकम हो गई, एक्सपेंस हो गया, ये सभी नॉमिनल है। क्लियर है। ये सभी क्या होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हेन सैलरी इज पेड विच अकाउंट आर अफेक्टेड। अगर सैलरी दी जा रही है तो कौन सा खाता प्रभावित होगा, सैलरी अकाउंट ओनली, कैश अकाउंट ओनली, या फिर बोथ सैलरी एंड कैश, या फिर कैपिटल अकाउंट। तो अगर सैलरी दी जा रही है तो कौन सा अफेक्ट होगा, पहले तो सैलरी अकाउंट होगा अफेक्ट। क्लियर है। और सैलरी किस रूप में दी जाती है, कैश के रूप में दी जा रही होगी, है ना। तो कौन सा होगा फिर, कैश अकाउंट होगा फिर। तो ये दोनों ही हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ सैलरी एंड कैश अकाउंट। क्लियर है। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट होती है। कैश क्या है, एसेट्स है, ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। डबल एंट्री हमेशा दो खाते में होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कैश अकाउंट इज क्लासिफाइड एज। जो नगद खाता किस प्रकार का खाता है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर लायबिलिटी अकाउंट है। क्या है ये, तो जो कैश है वो हमारा रियल अकाउंट है। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी, कैश क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट क्या है, एक रियल अकाउंट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सोन एज। तो बकाया खर्च दर्शाए जाते हैं, कहाँ दर्शाए जाते हैं ये, एसेट्स में, एक्सपेंस में, लायबिलिटी में, या फिर कैपिटल में। कहाँ दर्शाए जाते हैं, लायबिलिटी में। क्लियर है। ऑप्शन सी। अब आउटस्टैंडिंग होता क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। जिसे देना है तो वो क्या होगा, लायबिलिटी होगा। किसी को वस्तु देना होगी, देनी होगी हमें, तो वो क्या होगी, वो लायबिलिटी बन जाती है हमारी। क्लियर है। जैसे किसी ने हमें रुपए दे दिए और हमने उसको, वो कोई आइटम लेना था उसको, वो हमने उसको आइटम दिया नहीं, तो वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा फिर। तो उसको वो हमें देना रहेगा, फिर हमारी लायबिलिटी बन जाती है वो देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रीपेड एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज। अग्रिम भुगतान किए गए खर्च माने जाते हैं इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी, या फिर एक्सपेंस। तो जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, अग्रिम खर्च होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसेट्स। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। ऑप्शन बी, संपत्ति होते हैं वो, पहले पैसा दे दिया लेकिन बेनिफिट बाद में मिलेगा, इसलिए क्या होगी, वो एसेट्स होगी। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि वो पैसा पहले दे दे रहा है और वो सर्विस वहां से बाद में ले रहा है, कोई वस्तु बाद में ले रहा है, तो वो उसके लिए एसेट हो जाएगी। बट
जो कंपनी होगी जिसको वो पैसा दे रहा होगा उसके लिए वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्लियर है, और लायबिलिटी हो जाएगी, लायबिलिटी बोलेंगे उसको। उसके लिए वो एसेट होगी और जो जिससे उसको लेना होगा वो लायबिलिटी दे हो जाएगी उसके लिए। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ए, अग्रिम प्राप्त आय होती है। किसी से इनकम रिसीव हो गई एडवांस में, क्या होगी, एसेट होगी, एक्सपेंस होगी, कैपिटल होगी या फिर लायबिलिटी होगी, तो वो क्या होगी, लायबिलिटी होगी, क्लियर है। वहां पे क्या थी, एसेट्स थी, अब ये क्या है, लायबिलिटी है, क्लियर है, क्योंकि इनकम बाद में रिसीव हो रही है, सॉरी इनकम पहले रिसीव हो रही है एडवांस में, वो सर्विस आपसे बाद में ले रहा है, इनकम पहले दे दी उन्होंने, अमाउंट पहले पे कर दिया, तो वो क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। इसमें क्या था कि वो पहले से जो खर्चे हो रहे थे उसको भुगतान कर दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन पूंजीगत व्यय है, रेंट पेड, सैलरी पेड, परचेज ऑफ मशीनरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, है ना, उस एक्सपेंडिचर से क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। तो क्या होगा, उस इनमें से कौन सा होगा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, वो होगा मशीनरी की परचेजिंग करना, ऑप्शन सी राइट होगा इसके लिए, ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, क्या है इनमें से राइट आंसर हमारा, तो इनमें से हमारा राइट आंसर होगा सैलरी पेड, ना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। डेली रिकरिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ड्राइंग मीन्स, ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं आहड़, आहरण, आहड़ या फिर निकासी, है ना। तो जो हम बैंक में जाते हैं, जब रुपए निकालते हैं बैंक से, तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको ड्राइंग फॉर्म बोलते हैं या फिर आहड़ फॉर्म बोलते हैं। वैसे ही अगर ड्राइंग है आहड़, तो क्या होगा, ये बिजनेस प्रॉफिट है, अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कि पर्सनल यूज के लिए ओनर है वो बिजनेस से रुपए निकाल रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ड्राइंग्स रिड्यूस, आहड़ घटाता है, क्या घटाता है, एसेट्स को, इनकम को, कैपिटल को या फिर लायबिलिटी को, किसको घटाएगा, वो घटाएगा कैपिटल को, क्लियर है, ऑप्शन सी, क्योंकि स्वामी निकाल रहा होता है तो वो पूंजी को घटाता है, फिर ओनर का अगर पैसा कम हो रहा है तो वहां पे कैपिटल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल अकाउंट, में से कौन सा नाम मात्र खाता है, रेंट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट या राम अकाउंट। तो नाम मात्र खाता कौन सा होगा यहाँ पे, नाम मात्र खाता होगा हमारा रेंट अकाउंट, क्लियर है। नॉमिनल की बात हो रही है, पर्सनल की बात होती तो राम अकाउंट होता, यहाँ पे बात हो रही है नॉमिनल अकाउंट की, तो वो होगा रेंट अकाउंट, क्लियर है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं तलपट, तो तलपट क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट को चेक करने के लिए, लॉस को या फिर कैश बैलेंस को या फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, ऑप्शन डी राइट होगा। जर्नल इज ए बुक ऑफ, जर्नल है वो बुक होती है कैसी, फाइनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, लेजर पोस्टिंग या फिर कैश ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है, ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है, ऑप्शन बी राइट होगा। सबसे पहले एंट्री जर्नल में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लेजर इज नॉन एज, लेजर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिंसिपल बुक या फिर कैश बुक। तो लेजर को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक बोला जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। लेयर में सारे अकाउंट होते हैं, फाइनल बैलेंस यहीं से निकलता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिए, अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्डिंग आती है, फिर क्लासिफाइंग और फिर समराइजिंग और लास्ट में इंटरप्रिटेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन, क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देता है ट्रेडिंग अकाउंट में, केवल बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग एवं बैलेंस शीट दोनों में, या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ, दोनों में ही दिखाई देता है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाई देता है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में।
ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए और बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे आपकी दुकान है और आपकी दुकान में साल के लास्ट में 50 मोबाइल बचे हैं, ये स्टॉक प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी आएगा और संपत्ति भी माना जाएगा, एसेट भी माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रायल बैलेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, जो नेट प्रॉफिट है वो कहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है, कहां पर ट्रांसफर होता है? कैश अकाउंट में, ड्राइंग अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में या फिर परचेज अकाउंट में? तो वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट। नेट प्रॉफिट ऑनर की वेल्थ होती है उसको बढ़ाता है, इसलिए कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे कि कोई शॉप है और उसने साल में 50,000 रुपए कमाए, तो उससे क्या होगा, उसकी जो संपत्ति होगी, जो वेल्थ होगी वो बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट, इनमें से कौन सी स्थायी संपत्ति नहीं है? इनमें से लैंड क्या है, एक स्थायी संपत्ति होती है, मशीनरी क्या है, एक स्थायी संपत्ति होती है, बिल्डिंग क्या है, एक स्थायी संपत्ति होती है। क्लियर है। स्टॉक, स्टॉक कैसी है, ये अस्थायी संपत्ति होती है, स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि स्टॉक कम ज्यादा होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है और माल बनता रहता है, बिकता रहता है ना। तो स्टॉक स्टॉक जो होता है वो रोज बिकता है, करंट एसेट है। फिक्स एसेट क्या होती हैं, जो लंबे समय तक के लिए चलती हैं, जैसे जमीन हो गई, लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये क्या होती हैं, ये लंबे समय तक चलती हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे कि जो दुकान का फर्नीचर होता है, मशीन होती हैं, वो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, और जो दुकान का माल होता है, सामान जो भी होगा, वो करंट एसेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच इज ए करंट एसेट, इनमें से कौन चालू संपत्ति है? फर्नीचर है, गुडविल है, कैश या फिर लैंड? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, करंट एसेट क्या है इनमें से? इनमें से हमारा जो करंट एसेट है वो क्या है, कैश है ना, ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। कैश क्या है, करंट एसेट है। क्लियर है। जो एक साल में कैश बन जाए उसको क्या बोलेंगे हम, करंट एसेट बोलते हैं। अगर जेब में पैसा है आपका तो वो क्या है, वो करंट होगा। अगर जो आपका घर है, बिल्डिंग है, वो क्या होगी, वो फिक्स होती है ना। तो तुरंत आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए वो क्या हो गया, कैश हो गया, सिंपल। करंट अकाउंट बोलेंगे, करंट एसेट बोलेंगे, सॉरी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैड डेब्ट्स आर ट्रीटेड एज, जो खराब ऋण होते हैं वो माने जाते हैं बैड डेब्ट्स, एसेट्स, इनकम, कैपिटल या फिर एक्सपेंसेस? तो क्या माने जाते हैं? बैड डेब्ट्स होते हैं जो, वो क्या माने जाते हैं, एक्सपेंस माने जाते हैं, वो कभी मिलते नहीं है, इसलिए उनको क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है। जो पैसा कभी मिलता नहीं बिजनेस में उसको लॉस कंसिडर किया जाता है और एक्सपेंस माना जाता है। जैसे आपने अपने दोस्त को 2,000 रुपए दे दिए और उसने आपको कभी लौटाया नहीं, है ना, तो वो क्या हो गया, एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, फिर उसको वो लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज क्रिएटेड टू, तो बैड डेट्स के लिए जो प्रावधान बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इंक्रीज प्रॉफिट, शो ट्रू प्रॉफिट, इंक्रीज एसेट, हाइड लॉसेस, इसलिए बनाया जाता है ये। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा शो ट्रू प्रॉफिट, वास्तविक लाभ को दिखाने के लिए, ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। यहाँ पे भविष्य में नुकसान होने वाला है उसको हम पहले से ही कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले से कि इतना नुकसान हमें भविष्य में, फ्यूचर में होने वाला है, तो उससे क्या होगा, रियल जो प्रॉफिट होगा वो हमें शो होगा फिर। जैसे कि आप जानते हो कि 10% लोग पैसा नहीं देंगे आपको, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको पहले से ही लॉस मान के चलोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बैलेंस शीट शो, बैलेंस शीट दर्शाती है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट दिखाती है, लॉस ऑफ बिजनेस, लाभ हानि दिखाती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की जो वास्तविक स्थिति होती है वो दिखाती है बैलेंस शीट, कि बिजनेस जो है वो कैसे स्थिति है उसकी, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है बिजनेस की, है ना, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल क्या है ना। तो वो सब दिखाता है उसमें, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, आपके पास कितना रुपया है, कितना खर्चा कर रहे हो आप, कितना कर्जा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायबिलिटी, निम्न में से कौन देनदारी नहीं है, है ना, क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर कैपिटल? तो क्या नहीं है देनदारी इसमें से,
इनमें से हमारी जो कैपिटल होगी वो लायबिलिटी नहीं होती है। क्लियर है? क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, बैंक लोन लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लायबिलिटी होता है। जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? वो एसेट्स होता है, वो ओनर का पैसा होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच इज ए करंट लायबिलिटी। निम्न में से कौन चालू दायित्व है? कैपिटल, क्रेडिटर, मशीनरी या फिर बिल्डिंग। तो करंट लायबिलिटी इनमें से कौन सी है? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कौन सी है इनमें से? क्रेडिटर्स। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। जिसे जल्दी जाना होता है उसको क्या बोलते हैं? हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, गुडविल इज क्लासिफाइड एज। गुडविल को वर्गीकृत किया जाता है टेंजिबल एसेट, करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट या फिर फिक्सिशियस एसेट्स। तो जो गुडविल है उसको क्या माना जाता है? टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल। क्या माना जाता है? वो क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट से, अमूर्त होती है। इसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, है ना? फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है बट आप उसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो जो चीज दिखे नहीं बट उसकी वैल्यू होती है, लाइक ब्रांड की नेम, टाटा हो गया, है ना, एप्पल हो गया, इनके ब्रांड के नेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें से कौन अमूर्त संपत्ति है? इंटेंजिबल एसेट कौन सा है? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। ये क्या है? ये तो सब टेंजिबल है ना, इनको हम देख सकते हैं, मूर्त रूप में होते हैं। ये जो पेटेंट होता है, गुडविल जो होती है, वो क्या है? ये इंटेंजिबल होता है। जो पेटेंट भी एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। क्लियर है गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डेप्रिसिएशन मीन्स, मूल्य ह्रास का अर्थ है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, जो एसेट्स की वैल्यू होती है, संपत्तियों के मूल्य होते हैं वो बढ़ जाते हैं। डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू ड्यू टू यूज, उपयोग करने की वजह से उनकी वैल्यू में कमी आ जाए, एसेट्स की वैल्यू में। सेल्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स की सेल या फिर परचेज ऑफ एसेट्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज इन एसेट्स वैल्यू ड्यू टू यूज। जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं और वो हम यूज करते हैं उसको, तो कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है ना, और वो टाइमली हर साल कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू डाउन होती रहती है। तो उसको ही डिक्रीजिंग बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं उसको। उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती रहती है, उसको मूल्यह्रास बोलते हैं। क्लियर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। डेप्रिसिएशन लगाया जाता है किस पे? लैंड पे लगाया जाता है, कैश पे लगाया जाता है, बिल्डिंग पे या फिर स्टॉक पे। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस पे लगाया जाता है? तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग पे लगाया जाएगा इन ऑप्शन में। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, है ना, फर्नीचर हो गया, इन सब पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इनकम इज रिसीव्ड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर इनकम प्राप्त हो रही है, आ रही है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट या फिर इनकम अकाउंट। तो अगर इनकम रिसीव होती है तो इनकम अकाउंट, है ना, इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा हमारा, इनकम अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हेन एन एक्सपेंस इज पेड विच अकाउंट इज डेबिटेड। अगर कोई खर्चे का भुगतान किया गया, व्यय का भुगतान किया गया, तो कौन सा खाता डेबिट होगा? कैश अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, एक्सपेंस अकाउंट होगा या फिर लायबिलिटी अकाउंट होगा। तो व्यय का भुगतान करने पर व्यय खाता भी डेबिट होगा, व्यय खाता ही डेबिट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, एक्सपेंस अकाउंट। जो अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है उसमें जो नॉमिनल अकाउंट आता है उसमें क्या होता है, बोला जाता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारा राइट क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट। जैसे कि आपने दुकान का किराया दिया 5,000 रुपए, तो हम एंट्री क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। तो कैश अकाउंट को हम ऐड करेंगे और रेंट अकाउंट जो होगा, एक्सपेंस है ये ना, ये तो इसको हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि खर्चे, रेंट क्या है? एक डेबिट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज, लाभ बढ़ाता है।
लाभ क्या बढ़ाता है? एसेट्स को, एक्सपेंस को, लायबिलिटीज को या फिर कैपिटल को। तो अगर प्रॉफिट होगा तो उससे क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा, है ना। ऑप्शन डी राइट होगा हमारा, कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? जो वो ओनर का पैसा होता है, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर कैपिटल बढ़ेगा। क्लियर है, वेल्थ बढ़ती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉस डिक्रीजेस, हानि घटाती है क्या? इनकम, कैपिटल, एसेट्स या फिर लायबिलिटी। अगर प्रॉफिट होगा तो वो क्या, उससे क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। तो अगर लॉस होगा तो उससे कैपिटल ही कम होगा, है ना, सिंपल सा है। ऑप्शन बी राइट होगा इस ये भी। अगर लॉस हो रहा है तो जो ओनर होगा उसका नुकसान होता है, और अगर नुकसान हो रहा है तो कैपिटल से घटता है वो। जैसे कि आपका बिजनेस है और वो 10,000 रुपये लॉस में चला गया, तो जो नेट वेल्थ होगी आपकी वो 10,000 रुपये से कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सा व्यापारिक लेन देन नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, ऑनर्स पर्सनल मैरिज एक्सपेंस या फिर पेमेंट ऑफ रेंट। इनमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीद रहे हैं तो बिजनेस के लिए खरीदा होगा। सेल्स ऑफ गुड्स, बिजनेस की बात हो रही है। पेमेंट ऑफ रेंट, यहाँ पे भी बिजनेस की बात हो रही है। बट यहाँ पे पर्सनल शब्द यहाँ पे लगा हुआ है कि जो ओनर की शादी हो रही है उसके लिए पर्सनल एक्सपेंस किया जा रहा है, तो ये क्या होगा? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्या है? पर्सनल ट्रांजेक्शन है। क्लियर, तो ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। और जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होते हैं उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने शादी में 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो ये पर्सनल हो गया उसका, इसमें बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कॉन्सेप्ट सेपरेट बिजनेस फ्रॉम ओनर, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा सिद्धांत है जिससे व्यापार को स्वामी से अलग करता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। जैसे ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला, तो अकाउंटिंग में यह माना जाएगा कि बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है ना, बिजनेस ने पैसा लिया है ओनर से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, कौन सा सिद्धांत मानता है कि व्यापार लंबे समय तक चलेगा, सॉरी, जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर डबल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। तो कौन सा होगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी राइट होगा, है ना। अकाउंटिंग ऐसे बनती है जैसे बिजनेस अभी बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। जैसे आपने मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी, आप उसे 10 साल तक यूज करेंगे, ऐसा मानकर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, मौद्रिक लेन देन को? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डबल एक्सपेक्ट, मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग में वही चीज रिकॉर्ड होगी जो पैसे में मापी जा सकती है, जिसका पैसे में मनी के टर्म में मेजरमेंट किया सकता है। जैसे कि स्टाफ अच्छा है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, स्टाफ को सैलरी देनी है 20,000 रुपए मान लो, तो वो रिकॉर्ड होगा, है ना। अच्छा है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डबल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट दैट every business has two owners, every transaction has two aspects, two book are maintained, two profit are earned। तो जो डबल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट, सभी ट्रांजेक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। कौन कौन से 2 होते हैं? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। क्लियर है। जैसे कि आपने 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो गुड्स आया आपके पास, वो क्या होगा? डेबिट होगा। और कैश गया, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो 2 ट्रांजेक्शन हुए ना, डेबिट के और क्रेडिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, लेखांकन वर्ष सामान्यतया होता है 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का या फिर 24 महीने का। तो जो लेखांकन वर्ष होता है वो 12 महीने का होता है। क्लियर है, 12 मंथ का। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 जनवरी से दिसंबर नहीं होता है, 31 दिसंबर नहीं होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका
टाइम पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज, मूल लेखांकन समीकरण है एसेट इक्वल टू कैपिटल, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस इनकम, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। यह अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। बिजनेस की हर चीज, या तो दूसरों का पैसा है, पैसा होगा तो क्या होगी, लायबिलिटी होगी, या ओनर का पैसा आया तो ओनर का पैसा क्या होगा, वो कैपिटल होगा। क्लियर है। जैसे कि रियल लाइफ में हम देखेंगे, आपके पास कैश है 50,000 रुपए, लोन है 20,000 रुपए, टोटल कितना हुआ 70,000 रुपए। तो आपकी कैपिटल जो होगी वो 50,000 रुपए माइनस 20,000 रुपए इक्वल टू कितनी होगी, 30,000 रुपए। इक्वेशन हमेशा जो बैलेंस करके रहेगी। क्लियर है। स्टूडेंट, अगर आप ये 50 क्वेश्चन समझ गए हो तो समझ लो आपने अकाउंटिंग का कोर लॉजिक पकड़ लिया है। डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट लॉस कैपिटल सब क्लियर हो चुका है। अब हम अकाउंटिंग की बेसिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उसको समझेंगे, है ना। एमसीक्यू नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। देन हम फिर नेक्स्ट 51 से लेकर के 100 तक उसके एमसीक्यू करेंगे। पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक्स को डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए माइंड कॉमर्स लैब के साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।